आप सभी लोगों को ये स्क्रीन शो हो रही होगी, तो आप देख सकते हैं। कल संडे के दिन आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे, 15 क्वेश्चंस अराउंड थे, जिनमें से कुछ क्वेश्चन यूनिट 1 के और कुछ एक आध क्वेश्चन यूनिट 2 के भी आपको देखने को मिलेंगे। तो बहरहाल जितना कोर्स हमने किया है उससे ही कुछ क्वेश्चन बना करके आपको दिए गए थे, और अभी इस सेशन में हम इन क्वेश्चंस को ही डिस्कस कर रहे हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, आप पढ़ सकते हैं इसे, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। सत्य सदैव देश काल एवं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। यह विचारधारा किस दर्शन से संबंधित है या किस दर्शन की है? ट्रुथ ऑलवेज चेंजेस अकॉर्डिंग टू द कंट्री, टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस। दिस आइडियोलॉजी इज रिलेटेड टू विच फिलोसफी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने बहुत बढ़िया से फिलोसफी पढ़ी है, तो आप सभी का ये प्रश्न का उत्तर तो ठीक ही रहा होगा। अगर सभी का ये प्रश्न का उत्तर ठीक रहा है तो मैं आगे बढ़ूंगा। अगर किसी का गलत हुआ है तो मैं फिर इसको समझाता हूँ। बताइए। चलिए, अगर किसी का गलत रहा है तो वो बोल सकता है कि सर मेरा थोड़ा सा डाउट था, तो आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। गलत हुआ था, लेकिन फिर बाद में मैंने समझ लिया था। समझ जाता, बिल्कुल। देखिए, होता क्या है जनरली, यथार्थवाद, हमें थोड़ा सा क्लियर करते हैं। यथार्थवाद का जो सत्य है, एक मिनट, यथार्थवाद का जो सत्य है वो है कि आपका पदार्थ, ठीक। आदर्शवाद का सत्य है विचार। ऐसे ही यहां पर लिखा नहीं है। प्रकृतिवाद अगर होता तो प्रकृतिवाद का सत्य होता कि आपका प्राकृतिक या प्रकृति के नियम। समझ में आ रहा है? तो इसी क्रम में प्रयोजनवाद का कोई सत्य नहीं है। प्रयोजनवाद कहता है कि कोई भी अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है, क्योंकि जो ट्रुथ है, जो सत्य है, वो समय के साथ बदल जाता है। इसीलिए सत्य सदैव देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। ये विचारधारा किसकी है? प्रयोजनवाद की है। क्लियर है यहाँ तक आप सभी लोगों को? हाँ यस सर। सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं को पहचानो। तो देखिए, ये प्रश्न जिसका भी है, ये इन्होंने गलत किया हुआ है। तो स्वयं को पहचानो, नो योर सेल्फ, ये कौन कह रहा है? प्रकृतिवाद तो नहीं कहेगा, है ना? ठीक है। आदर्शवादी। हाँ, प्रयोजनवाद भी नहीं कहेगा। आदर्शवाद कहता है स्वयं को पहचानो। क्यों कहता है? क्योंकि आदर्शवाद में 4 प्रकार के स्व, यानी कि सेल्फ बताए गए हैं। आगे की क्वेश्चन में आएगा वो, तो वहां डिस्कस कर लेंगे। 4 तरह के सेल्फ इनने बताए हैं, राइट। प्रकृति प्रकृतिवाद कहता है आप प्रकृति को पहचानिए, प्राकृतिक नियमों को समझिए, और अगर आप वो समझने लगते हैं, आप प्रकृति को जानने लगते हैं, तो फिर आपका जीवन आसान हो सकता है। प्रयोजनवाद तो किसी चीज को पहचानने की बात करता ही नहीं, वो कहता है जैसा समाज है वैसे आप बन जाइए, आप खुद को परिवर्तित कर लीजिए, कुछ पहचानने की खास जरूरत नहीं है। यथार्थवाद कहता है कि पदार्थ को पहचानिए, पदार्थ की उपयोगिता जरूरी है, आपको पदार्थ को उपयोग करना आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो आपका जीवन अच्छा है। आदर्शवाद में स्व की पहचान करना, यानी कि आध्यात्म को जानना पहचानना यह है, क्योंकि आदर्शवाद में ईश्वर को प्राप्त करना ही इनका एकमात्र अंतिम उद्देश्य है। और उसके लिए कहते हैं कि जो आत्मा है, आत्मा शुद्ध होगी तो परम आत्मा कहलाएगी, वही परमात्मा आपको ईश्वर के पास लेके जाएगी, आदि आदि ये बातें इसमें चलती रहती है। ठीक है, तो आदर्शवाद इसका उत्तर है। किसी को किसी उत्तर पर अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज आप लोग बोलिएगा, हाँ। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग के लिए देखिएगा सामने से। मन व शरीर में कोई अंतर नहीं है, ठीक है।
यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड बॉडी। माइंड एक अलग चीज है, बॉडी एक अलग चीज है। और अगर हम कह रहे हैं कि इनमें कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो ये मानने की बात हो रही है कि माइंड हो बॉडी हो ये एक ही है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, अलग अलग नहीं है। अब देखो, यथार्थवाद में तत्वों की बात होती है, पदार्थ क्या होती है? पदार्थ बहुत सारे हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है। प्रकृतिवाद में हर एक चीज को प्रकृति से जोड़ा जा रहा है, हर एक चीज क्या है? प्रकृति ही है। ठीक, चाहे वो कुछ भी हो। आदर्शवाद में फिर विचारों की बात आ जाती है। ठीक है। प्रयोजनवाद में तो फिर वही बात आती है आपका, है ना, जो बताई थी आप लोगों की। ज्यादा बहुत डिटेल डिस्कस कर करके तो पूरी क्लास ही बन जाएगी, फिर ये कोई जरूरी नहीं है। जिनको डिटेल समझनी है तो वो क्लास में रेगुलर रहिए, और नहीं है तो जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं क्लास के उनको देखिए, क्लियर कर लीजिए। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, इनके बढ़िया से पीडीएफ और साथ ही साथ बहुत अच्छी क्वालिटी के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है, उनको देख लीजिए आप, है ना। और तब भी कुछ दिक्कत आएगी तो फिर मुझे कांटेक्ट करिए, मैं हेल्प करूंगा। फिर आते हैं हम विविधता में एकता। अब विविधता में एकता की बात कौन कहता है? तो ये प्रयोजनवाद का मत है। ठीक है। क्यों है ये प्रयोजनवाद का मत, बताइए, सोचिए। देखो, आदर्शवाद का सत्य एक ही है, वो है ईश्वर। ठीक। यथार्थ का सत्य एक ही, वो है पदार्थ। और हर पदार्थ क्या है? अलग है। हर पदार्थ की प्रकृति अलग है, उनको एक नहीं किया जा सकता। यथार्थवाद। प्रकृतिवाद क्या है? प्रकृति है, प्रकृति में बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारे चीजें हैं, वस्तुएं हैं, है ना। ठीक। सब अलग अलग है। शेर अलग है, हाथी अलग है, इंसान अलग है, सब कुछ अलग है। लेकिन प्रयोजनवादी कह रहा है कि सब कुछ अलग होने के बाद भी वो एक साथ जुड़ा रहता है, एक समाज के रूप में कार्य करता है, तो समाज की संकल्पना को साकार करता है। इसीलिए विविधता तो होगी, आप अलग जाति के होंगे, अलग धर्म के होंगे, अलग संप्रदाय के होंगे, है ना। नहीं है, कोई बात नहीं, आप एक ही जाति के हैं। लेकिन एक ही जाति के भी अगर समाज में आप रह रहे हैं तो हो सकता है कोई बच्चा बड़ा हो, कोई छोटा हो, कोई बूढ़ा हो, कोई औरत हो, कोई आदमी हो, कोई लड़का हो, कोई लड़की हो। इस प्रकार की विविधता तो रहेगी रहेगी। लेकिन ये सब विविधता होने के बाद भी सब मिल करके काम कर रहे हैं, संगठित होकर काम कर रहे हैं, तो वो प्रिंसिपल है आपका विविधता में एकता। हम अपने भारत के संविधान में भी पढ़ते हैं ना इसको। क्यों? तो ये इस तरह से यस सर। क्लियर हुआ ये आप लोगों को? बताइएगा हाँ प्लीज। जी सर। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, देखिएगा आप लोग। आदर्शवादियों के अनुसार मानव को मोक्ष प्राप्त करने के लिए कितने चरणों पर सफलता, कितने चरण हैं? तो 4 चरण इसका उत्तर है। हालांकि मैंने ये नहीं पढ़ाया था, कारण ये है कि हम लोग जो भी दर्शन पढ़ रहे हैं उसको शिक्षा से जोड़ के पढ़ रहे हैं। ये प्रश्न शिक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन इस प्रकार से प्रश्न कभी कभी पूछे जा सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा था, ऐसे प्रश्न या ऐसे तथ्य मैं क्लास में डिस्कस तो नहीं करूंगा, बट आप लोगों को जब क्वेश्चंस वगैरह होंगे ना हमारे, तो वहां पर डिस्कशन में आ जाएगा। तो इसी क्रम में एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। अब ये 4 जो चरण हैं वो कौन कौन से हैं, ये चरण भी आप लोगों को आपने पढ़ ही लिए होंगे, आई होप। नोट कर लीजिएगा इसको आप, है ना। ठीक है, ये तो नोट कर लिया होगा ना आपने इसको, 4 चरण कौन कौन से हैं, या नहीं किया है? किसी ने तो पेपर मुझे लगता है कि दिया ही नहीं शायद, ये पक्का कह सकता हूँ। ठीक है। एक होता है शारीरिक, है ना। दूसरा होता है आपका सामाजिक। तीसरा होता है बौद्धिक। चौथा होता है आध्यात्मिक। तो ये सब 100 लगा लो इनके आगे से आप। शारीरिक स्व, यानी कि फिजिकल सेल्फ। सर ये आध्यात्मिक को आत्मिक भी कह सकते हैं? हाँ हाँ, कह सकते हैं। तो फिजिकल सेल्फ, सामाजिक स्व, सोशल सेल्फ,
भौतिक स्व, इंटेलेक्चुअल सेल्फ एंड आध्यात्मिक स्व, स्पिरिचुअल सेल्फ। फिर है नेक्स्ट प्रश्न, आप लोग देखिएगा आपकी स्क्रीन पर। प्रकृतिवादी तो जंगली गुलाब से संतुष्ट हो सकता है, वास्तविकता है, क्योंकि जब रूसो प्रकृतिवाद की बात करता है तो ये कहता है कि आपको प्रकृति से जो चीज जिस रूप में मिल रही है वैसे ही स्वीकार करिए, और प्रकृति में विद्यमान हर एक वस्तु स्वयं में सुंदर है। तो वहां पर काला गोरा, है ना, सुगंध दुर्गंध जैसी कोई चीज नहीं होती। तो इसीलिए प्रकृतिवादी जंगली गुलाब से भी संतुष्ट हो जाता है। किंतु आदर्शवादी जो होता है वो एक नियम को लेकर चल रहा होता है, भैया ये नियम का जो पालन करेगा वही मेरा है, जो इस नियम का पालन नहीं करेगा वो मेरा नहीं है। हम बोलते हैं ना, ईश्वर को पाने के लिए क्या करना होता है, भक्ति करनी होती है, और भक्ति के लिए हम कई नियम बना लेते हैं, मांसाहार नहीं करना है, व्रत करने हैं, ठीक है, पूजा पाठ करनी है सुबह शाम, धूप बत्ती करनी है, बहुत सारे नियम। और जब वो नियम का पालन करेंगे तो ये आप कह सकते हैं कि आदर्शवादी एक सुंदर और सुविकसित गुलाब की कल्पना करता है। ये संबंध है। हालांकि यहाँ पर तो सिर्फ हमको ये समझना है कि ये किसने दिया है, तो रॉस ने ये डेफिनेशन दी हुई, इसको नोट करिएगा आप लोग, ठीक है, नोट जरूर कर लेना। हाँ, सभी के पास है ये क्वेश्चन आया तो करिएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए, किस दर्शन में शिक्षा की विधि में शब्दों की अपेक्षा अनुभव पर बल दिया है? तो कहने की जरूरत ही नहीं है, अनुभव की बात तो प्रकृतिवाद यथार्थवाद ये लोग करते हैं, है ना। और क्योंकि प्रकृतिवाद अगर यहाँ पर लिखा है तो यही प्रायोरिटी हो जाएगी हमारी, यही हमारा आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। आत्म केंद्रिता प्याजे की किस अवस्था में है? ये तो बड़ा गलत बात है, इसने गलत किया क्वेश्चन, है ना, ये तो पता होना चाहिए। तो ऐसा है कि आपने सीटेट यूटेट निकालते टाइम भी रटा होगा इसको। तो देखिए, प्याजे की चार अवस्थाएं होती हैं, आप सब जानते ही हैं। पहली होती है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, फर्स्ट स्टेज। सेकंड होती है पूर्व संक्रियात्मक। अब इस पूर्व संक्रियात्मक के अंदर दो होती हैं, है ना। इसके अंदर पहली है आपकी कौन सी, ये प्री कंसेप्चुअल, ठीक है, पूर्व संप्रत्यात्मक, है ना। और इसी के अंदर आता है आपका आत्म केंद्रिता। ठीक है, तो याद होना चाहिए आपको, ये तो गलत बात है। अब आ रहे हैं, किसी विशिष्ट उद्दीपन के सापेक्ष किए जाने वाले व्यवहार को क्या कहते हैं? ये भी गलत किया है आपने, जिसने भी किया है। जबकि 2 दिन पहले क्लास में समझाया था, किसी उद्दीपन के सापेक्ष जो व्यवहार होते हैं उनको हम रिस्पोंडेंट बिहेवियर या प्रतिवादी व्यवहार कहते हैं, ठीक है। और ऐसे व्यवहार जो स्वतः हो रहे होते हैं और बाद में उनको हम रेनफोर्समेंट के माध्यम से क्या करते हैं, पुनरावृत्ति करा देते हैं उनकी, ऐसे व्यवहार को हम ऑपरेंट बिहेवियर कहते हैं। बाकी प्रोग्राम्ड बिहेवियर और कंडीशन बिहेवियर तो खाली कंफ्यूज करने के लिए लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों, ये तो बता दिया आप लोगों को, आपने पहले ही पूछ लिया मेरे से। तो देखो, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों को अपने क्षेत्र में वंचित वर्गों के लिए, वंचित वर्ग याद रखना हाँ, के लिए शिक्षा की व्यवस्था के विशेष प्रबंध करने हेतु निर्देशित किया गया है? तो निर्देशित तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक ही किया जाता है बस। अब देखो, यहाँ पर 30 इसमें नहीं आएगा, 29 में नहीं आएगा, क्योंकि ये डीपीएसपी है ना, आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो आएगा ही नहीं इसमें। तो अनुच्छेद 36 से 51 के अंदर दो ही आ रहे हैं, 46 और 45। 45 जो है सामान्य शिक्षा के लिए सबके लिए है, ये आरटी का है, आरटी में कोई भेदभाव नहीं है जाति वगैरह में, तो इसीलिए 46 बन जाता है, जिसमें कि किसी वंचित वर्ग की शिक्षा के लिए जो भी अ, सहयोग होना है सरकार द्वारा वो किया जाएगा। नेक्स्ट है एनसीटी की स्थापना, ये तो समझाने वाली चीज नहीं है, ये सही किया होना चाहिए था। जिसका भी ये, जिसने भी क्वेश्चन किया है बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप में से हो जरूरी नहीं है, ये दूसरे बैच के ऑफलाइन बैच वाले भी हो सकते हैं, ठीक है।
तो जो भी है गलत है ये। 1995 इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, बताइए। आप लोगों को बताया था मैंने कि 1973 में सलाहकार समिति के रूप में और 1995 में वैधानिक समिति के रूप में इसको गठित किया गया था। तो सलाहकार तो पूछा ही नहीं इसने, वैधानिक पूछा है, तो वैधानिक क्या है? 1995। समझ में आ रहा है आप लोगों को? डिस्कशन से कुछ फायदा मिल रहा है? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है। श्री अरविंदो द्वारा अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? पौंडीचेरी में की गई है। अभी अरविंदो नहीं पढ़ा है हमने क्लास में, तो हो सकता है, वैसे तो पता ही होगा बहुत लोगों को, नहीं पढ़ा है इस वजह से हो सकता है कि गलती हुई हो आपसे। तो इसको रेडी लेना आप लोग, है ना? अरविंदो, अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र कहाँ है करके। फिर है कोठारी। कोठारी आयोग द्वारा सामान्य शिक्षा 10 वर्ष की होती, बता भी दिया मैंने आप लोगों को। 4+3, ये पढ़ा दिया ना आप लोगों को कोठारी आयोग मैंने क्लास में? यस सर। हाँ। जी तो सर। 4+3+3 भी है, ये भी याद रखना है। ये 10 वर्ष की शिक्षा मैंने ऐसे बांटा है, 4+3+3 करके। ठीक है, तो सब लिखवा रखा है। फिर है, निम्न में से कौन सा अधिगम का नियम पावलोव द्वारा नहीं दिया गया है? ये भी गलत किए हैं भाई, क्या करते हैं? इतना पढ़ पढ़ करके भी क्या फायदा है? तो पावलोव ने एक तो दिया है विलोपन का नियम, एक दिया है त्वरित पुनः प्राप्ति का नियम, एक दिया है सामान्यीकरण का नियम। ये सिद्धांत भले ही है उनका, बट नियम अगर हम पढ़ते तो उन्होंने दिया है आपका, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये लिखवाया नहीं शायद, मैंने पूरा भूल के लिखवाना, उद्दीपन विभेदीकरण का नियम। ये भी नोट करना, विभेदीकरण, उद्दीपन विभेदीकरण का नियम, यानी स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। और अंतिम प्रश्न है, भारत का भाग्य अब उसकी कक्षाओं में आकार ले रहा है। इस पर भी चर्चा करी ली थी हमने, है ना? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग नहीं है, ये इसको मुदालिर आयोग कहते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग ये भी नहीं है, इसको हंटर आयोग कहा जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसमें भी नहीं है। तो अब तीनों में ही नहीं है, तो नॉर्थ इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर है आपका शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग। कोठारी आयोग। या कोठारी आयोग। ठीक है, ठीक है। जी सर। जी सर। यस सर। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन डिस्कशन था। तो अगर यहाँ पर अभी किसी का कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। मैं प्रयास करूंगा कि इस बुधवार, नहीं बुधवार को तो यार क्या ही हो पाएगा, बृहस्पतिवार को भी आप लोगों को इसी तरीके से 15 या 20 क्वेश्चन बना करके भेजूं। और जितना आपने पढ़ लिया है वहीं से होंगे वो संबंधित। और ठीक है ना?